हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए शादी पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। समायरा जो कि अभी सोने ही जा रही थी, लेकिन फिर उसके फ़ोन पर अचानक ही कुछ ब्लिंक सा हुआ था। समायरा उस तरफ देखती और अपने फ़ोन को खोल करके उन सारी चीज़ों को देखना शुरू कर दी थी जो कि उसके फ़ोन पर अभी अभी किसी ने सेंड किया था। ये एक व्हाट्सएप मैसेज था, बहुत लंबा सा टेक्स्ट और उसके साथ ही कुछ फ़ोटोज़ अटैच थे। पहले तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ था जो वो देख रही थी, और फिर वो धीरे से अंश के सर को अपने लैप से हटा करके साइड में आकर के बैठ जाती है और फिर बहुत ही ध्यान से अपनी आंखें गड़ा करके एक एक चीज़ों को पढ़ते हुए देख रही थी। याद है जब तू पहली बार हमारे घर में आई थी, तब की फ़ोटो आई है। तुझे कहाँ से याद होगा, तेरी तो अभी आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थी। देख कितनी नाजुक सी नन्ही सी थी। मुझे गोद में भी तुझे लेने में बहुत डर लग रहा था, पर मैं हमेशा तेरे आगे पीछे लगा रहता था। माँ तुझे गोद में ली हुई हैं और उनके चेहरे पर तो हमेशा तुझे देखकर स्माइल आ जाती थी। उनकी छोटी परछाई जैसी थी तू। वहीं तीसरे फोटो में समारा देखती है कि इस वक्त वो जो कि अपनी माँ और अपने पापा के साथ है, और उसके ठीक पीछे वहीं उसका भाई खड़ा है जो कि बार बार उसे लेने की जिद कर रहा है। एक एक तस्वीर को देखकर समारा इमोशनल होती जा रही थी और वो आगे की टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करती है। तेरे फर्स्ट बर्थडे पर पूरी प्रेपरेशन मैंने की थी। मैं खुद अपने पिगी बैंक को फोड़ करके तेरे लिए पहला गिफ्ट खरीदा था। समारा जो इस वक्त छोटा सा फ्रॉक पहनी थी, वो उसके अपने ही भाई का दिया हुआ गिफ्ट था। वहीं अगले फोटो में समारा देखती है कि वो अपने भाई के गोद में है और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसका भाई उसको शांत कराने की कोशिश में लगा हुआ था। समारा जो आगे बढ़ती है, याद है तुझे जब तुझसे पहली बार गलती हुई थी, पापा के फाइल्स पर तेरे हाथ से दूध गिर गया था और मैंने उस गलती को अपने सर ले लिया था क्योंकि मैं तुझे कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकता था। अगला फोटो समारा जो अपने भाई के साथ पहली बार स्कूल के लिए रेडी हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और बार बार अपने भाई की उंगली को पकड़ ले रही थी। वो क्लास में भी पूरा दिन अपने भाई के साथ ही बैठी हुई थी। धीरे धीरे उन सारे टेक्स्ट को पढ़ करके समारा को भी चीज़ें अब याद आना शुरू हो गई थी। जिस दिन मुझे बोला गया था कि तुझे छोड़ करके मुझे दुबई जाना पड़ेगा, तुझे अंदाज़ा भी नहीं है, मैं उस दिन से तेरा चेहरा भी देखना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं तुझे छोड़कर जा ही नहीं पाऊंगा। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं एक दिन ज़रूर तेरे पास वापस आऊँगा, और देख अब मैं आ गया हूँ तेरे पास और अब तुझसे बिना मिले रह नहीं पाऊँगा। जल्द से जल्द अपने भाई के पास कल आ जाना, मैं तुझे एड्रेस भेज रहा हूँ। या एक काम करते हैं, तू जहाँ रह रही है मुझे तेरे एड्रेस के बारे में पता है और मैं वहीं पर तेरे लिए अपनी गाड़ी भिजवाऊँगा। तू चौधरी चाचा के साथ आ जाना। हाँ। समारा उन सारे टेक्स्ट को पढ़ करके एकदम से रोना शुरू कर दी थी। वहीं पीछे अंश जो कि उसकी आवाज़ से थोड़ा थोड़ा परेशान हो रहे थे, जैसे कि उनकी नींद खुलना शुरू हो गई हो। जैसे समारा तुरंत ही अपने मुंह को दबा करके वॉशरूम के अंदर चली जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से पूरी रात वो रोती रह गई थी। अगला दिन अंश की आंखें जैसे ही अभी खुली थी, उनके ठीक सामने उन्हें समारा चाहिए होती थी और अभी वो स्माइल करते हुए धीरे से कहते हैं, गुड मॉर्निंग बीवी। लेकिन शायद इस वक्त उनकी बीवी उनके आसपास या फिर उनके इस घर में ही नहीं थी। अंश जैसे ही उठ करके देखे थे, वो बहुत ही बेचैन होकर के समारा को ढूंढने लगते हैं क्योंकि इसी बात का तो हमेशा से उनको खौफ था कि कहीं उनकी नज़रें खुले और समारा उनकी आंखों से गायब हो जाए। आज वाकई ही समारा उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी, जिसे ढूंढते हुए वो पूरे मेंशन में इधर उधर बस सबसे यही पूछ रहे थे, समारा को देखा है? रात में तो मेरे साथ ही सो रही थी। अनु और अर्जुन भी अपने कमरे से बाहर निकल गए थे अंश के इस हालत को देखकर। अनु जो अंश को रिलैक्स करना चाहती है, लेकिन किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि आखिर समारा गई कहाँ है। अंश इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर थे। वहाँ पर मानव और नितिन भी मौजूद थे, साथ ही अर्जुन और अनु भी, और भागे भागे हरीश और टीरू भी अब उन लोग के आसपास ही खड़े हो जाते हैं। ईरा जो कि इस वक्त चार्ज हो रहा था, तभी अंश का दिमाग तुरंत ही काम किया था और वो अर्जुन से कहते हैं, ईरा, उसे पता होगा शायद। सब लोग अब ईरा के सामने आकर खड़े हो चुके थे। उसे चार्जिंग पॉइंट से निकाल दिया गया था और ईरा से अंश सवाल पे सवाल करना शुरू कर दिए थे। कहाँ है वो? मुझे उसकी लोकेशन चाहिए किसी भी हालत में। और वो निकली कब? कहाँ जा सकती है वो? ईरा जो बार बार कंफ्यूज हो जा रहा था
कि आखिर किस सवाल का जवाब देना है पहले। और वो अपने सर को बार बार हिलाते हुए कहता है, आई एम कन्फ्यूज्ड, क्या पता लगाना है मुझे, प्लीज़ एक कमांड दीजिए एक टाइम पर। अंश उसको घूरते हुए कहते हैं, मेरी समाजा कहाँ है। ईरा जो कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे लोकेशन ट्रेस करने के लिए फ़ोन नंबर की ज़रूरत होगी, क्या आपके पास उनका फ़ोन नंबर है? अगर है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिए। वैसे तो ईरा काम करने में माहिर था, लेकिन उसका कुछ प्रोसेस था। अंश झुंझलाते हुए जल्दी समारा का नंबर बताते हैं। ईरा जो कि उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर वो सबको निराश करते हुए कहता है, ये फ़ोन इस वक्त स्विच ऑफ है, हम इसका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे। अंश खड़े होकर के आसपास की चीज़ों को नीचे फेंकते हुए कहते हैं, तो क्या कर सकते हो तुम, मुझे किसी। और फिर वो आसपास के सारे लोगों की तरफ देखे थे और फिर कुछ सोचते हुए कहते हैं, अविरल कहाँ है। तभी मानव जो कहता है, हो सकता हो भाभी अविरल के साथ कहीं गई हो, ऐसे ही शॉपिंग वगैरह पर। ये सुनते ही अंश कहते हैं, नहीं तो सबसे पहले तो क्या अविरल ही मेरे हाथों मरेगा, ऐसे कैसे मेरी बीवी के साथ हो। कि तभी अंश दिमाग लगा करके ईरा से कहते हैं, तुम अविरल की फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करो, उसका नंबर। और अंश ने अविरल के अपने फ़ोन का नंबर बता दिया था और अब अविरल का लोकेशन ट्रेस होना शुरू हो गया था। फाइनली अब अंश का ये तरीका काम कर गया था और ईरा जो कि अविरल के लोकेशन को तो बता देता है जैसे ईरा ने लोकेशन बताए थे। बिना देरी के अंश जो कि उसी तरफ निकलना शुरू कर दिए थे, जिससे पीछे पीछे अर्जुन भी आते हुए कहते हैं, मैं भी साथ में चलता हूँ, बस तू रुक, मैं तैयार होकर। कि तभी अंश कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ पर सबका ध्यान रख, और वैसे भी राइवल्स की कमी नहीं है मेरे, और ना ही मेरे एनिमीज़ की। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका ख्याल सिर्फ तू रख सकता है। और ये बोलते बोलते उनका ध्यान अनु पर गया था और फिर वो कहते हैं, समारा को मैं संभाल लूँगा। और वो बस यही विश कर रहे थे कि किसी भी हालत में बस अविरल के साथ ही हो समारा। गाड़ी में बैठे बैठे बार बार अंश के अविरल को ही कॉल लगाए जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से एक भी बार फ़ोन रिसीव नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त एक लड़की जो कि मंदिर में खड़ी थी और वो धीरे धीरे अगल बगल देख रही थी, बहुत ही आहिस्ता और बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए तरीके से। वो आसपास धीरे से देखकर कहती है, क्या यहाँ कोई फिर। लेकिन तभी उसको ठीक अपने सामने 6 फुट 1 इंच का बंदा दिखाई दिया था, जो कि इस वक्त भगवान की तरफ ही अपने चेहरे को मोड़ करके खड़ा था। क्या आप वीर भाई। समारा की इस आवाज़ को सुन करके वो आदमी पीछे मुड़ करके उसी की तरफ देखता है और समारा की आंखें जैसे ही उस आदमी के चेहरे पर गई थी, वो हैरान होकर कहती है, आप तो उस दिन मुझे गिफ्ट। तभी धीरे से वो शख्स अपना हाथ ले जा करके समारा के सिर पर रखते हुए कहता है, कैसी हो बेबी डॉल। जैसे ही समारा ने बेबी डॉल शब्द सुना था, वो समझ गई थी कि ये कौन है, क्योंकि बचपन से ही विरांशु समारा को बेबी डॉल ही बुलाया करता था। डॉल जैसी शक्ल और बच्चों जैसी हरकतें। बिना देरी किए समारा जोर से वीर को गले लगाते हुए कहती है, मैं आपका बहुत वक्त से इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगा था कि मम्मा पापा की तरह आप भी मुझे छोड़कर चले गए। वीर जो अपनी आंखों के आंसू को जैसे तैसे करके रोकते हुए कहता है, नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँगा, और मुझे भी बहुत दिन जीना है। अभी तुझे तेरी भाभी भी कहाँ मिली है। ये सुनते ही समारा जो हंसते हुए कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप। तभी वीर जो अपना सिर पर अपने हाथ को ऐसे फेरा था जैसे वो बचपन में किया करता था, और समारा की तरफ देख करके अपनी बाहें फैलाते हुए कहता है, शाहरुख लग रहा हूँ ना। बचपन की हरकतों को याद करते हुए समारा कहती है, अब बिल्कुल नहीं बदले, मुझे भूल भी गए थे, लेकिन मैं गुस्सा हूँ आपसे। तभी वीर जो अपने कान को पकड़ते हुए कहता है, सॉरी बेबी डॉल, पर मैं क्या करता, मुझे दूर रहने के लिए कहा गया था, पर देख अब मैं वापस आ गया हूँ ना। अब तुझे अपने साथ लेकर चलूँगा और तुझे दुबई घुमाऊँगा। तुझे दुबई बहुत पसंद है ना। समारा अपने सर को हाँ मिलाती है और इस वक्त वीर का दोनों हाथ जो कि समारा के गालों पर रखा हुआ था, वो भी वीर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, पर भाई मैं अब अकेली नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं। आपको पता है मेरा हस्बैंड कौन है? वो आप जिससे उस दिन मिलकर गए थे मल्होत्रा मेंशन में। मेरे पति का नाम अंश मल्होत्रा है। वो इस वक्त सिंदूर मंगलसूत्र वगैरह लगा कर यहाँ पर आई थी और विरांशु इन सारी चीज़ों को देख करके अपना दांत पीस लेता है और फिर से समारा को गले लगाते हुए कहता है,
कुछ बातें बतानी है तुम्हें, जो शायद अगर तुम्हें पहले पता होती तो तुम आज उस आदमी की बीवी नहीं होती। ये सुनकर समारा जो विरांशु से अलग होकर पूछती है, क्या क्या बात है और ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप भी तो जानते हैं ना अंश मल्होत्रा को। वैसे तो मुझे उनका नाम इस तरह नहीं लेना चाहिए। और साथ ही वो इस बारे में बताते बताते थोड़ा स्माइल भी कर रही थी और वो विरांशु का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं तो कहती हूँ ना आप भी चलिए मेरे साथ, मैं जब उनसे आपको मिलवाऊंगी ना वो बहुत खुश हो जाएंगे। विरांशु जो कि अब समारा के सामने से सारे सच के पर्दे को हटाना चाह रहा था और इसी वजह से वो अपने साथ उसे एक रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आता है जो कि मंदिर से थोड़े ही दूर पर था। अंश फाइनली उसी मंदिर के पास पहुंचे थे जहां पर अभी तक समारा थी, लेकिन फिर उन्हें आसपास कहीं पर भी समारा नजर नहीं आती। तभी उनके फ़ोन पर किसी का टेक्स्ट आया था और ये अनु का टेक्स्ट था। अनु जो ईरा की एक रिकॉर्डिंग को अंश के पास भेजी थी, लोकेशन चेंज्ड, लोकेशन चेंज्ड। जैसे ही ये वॉइस टेक्स्ट अंश के पास पहुंचा था वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में आकर के बैठ चुके थे और उसी रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं जहां पर विरांशु और समारा पहुंचे थे। समारा की सारी फेवरेट डिश ऑर्डर की थी विरांशु ने और आज उसे बहुत सारी खुशियां देना चाह रहे थे विरांशु। और वहीं वो समारा के हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मैं किसी भी हालत में दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन तभी उनके फ़ोन पर जयचंद्र का मैसेज आ गया था। जैसे ही वो मैसेज की तरफ देखे थे वो एकदम से अगल बगल हड़बड़ा कर देखते हुए कहते हैं, बेबी डॉल हमें यहाँ से चलना चाहिए। समारा जो विरांशु को रोकते हुए कहती है, मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा डिश ऑर्डर किया, पहले मैं खा लूँ उसके बाद। लेकिन तभी विरांशु उसको कहता है, ये छोले भटूरे तुम कहीं और भी खा सकती हो, अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तुम चलो मेरे साथ। और वह ज़बरदस्ती समारा का हाथ पकड़ते हुए उसे गाड़ी में बैठा करके दूसरी जगह पर आने लगा था जहाँ पर जयचंद्र ने उसे आने के लिए कहा था। ये कंस्ट्रक्शन साइट थी। यहाँ का इलाका जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान नजर आ रहा था, थोड़ा शहर से अलग की तरफ। दोबारा जैसे ही अंश अभी रेस्टोरेंट के सामने रुके थे, लेकिन तब तक दोबारा से अनु का वही सेम मैसेज आ जाता है, यानी कि ईरा ने दोबारा से लोकेशन को चेंज कर दिया था। अंश जो कि अब झुंझलाते हुए कहते हैं, दिस इज द लास्ट टाइम, इसके बाद इस ईरा के बच्चे को तुम्हें। लेकिन फिर वो समारा के बारे में सोचते हुए बिना देरी किए उसी लोकेशन पर जाने लगे थे और फाइनली उसी कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर पहले से विरांशु की कार मौजूद थी, अंश की भी गाड़ी उनके पीछे आकर के रुकी थी। और जैसे वो बाहर की तरफ निकले थे वो देख पा रहे थे कि यहाँ पर आसपास तो कोई नहीं है। फ़ोन लगाते ही इस वक्त अनु जो कि ईरा के सामने ही चुपचाप बैठी हुई थी और अंश के कमांड का वेट कर रही थी कि आगे अंश आगे पूछने क्या वाले हैं, ताकि वो ईरा से पूछ करके अंश को सारा जवाब दे सके। अंश जैसे ही फ़ोन मिलाए थे इस तरफ से अनु फ़ोन उठा ली थी। अंश बहुत ही झुंझलाते हुए और गुस्से में पूछते हैं, अब कहाँ गया वो विरल। ईरा कुछ देखते हुए कहता है, मैं देख पा रहा हूँ वो लोकेशन बिल्कुल सही है जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं। मुझे लगता है कि आपको कुछ कदम और आगे बढ़ना चाहिए। अब एग्जैक्ट ईरा के हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए अंश उसी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे और फाइनली और तभी अंश को किसी के फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। अंश उसी आवाज़ को फॉलो करते हुए फाइनली एक आदमी के सामने आकर खड़े हो चुके थे और ये कोई और नहीं बल्कि विरांशु था, लेकिन पूरी तरह से अकेला। अंश फ़ोन को अपने कान पर लगाते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे अपनी बीवी का पता पूछा था ये। लेकिन फिर उनका दिमाग एकदम से काम करते हैं और वो विरांशु से पूछते हैं, समायरा कहाँ है। और वो दोबारा और तेज पूछते हैं, मैंने पूछा मेरी बीवी कहाँ है। और इस वक्त उनके हाथ में गन था जिसको विरांशु की तरफ अंश ने पॉइंट कर रखा था। वो जैसे अभी 2 से 3 कदम आगे बढ़े थे विरांशु के ठीक सीने के पास पहुंचते हुए कि वो अपने गन को ले जाकर उसके सीने पर रख पाए, लेकिन उससे पहले ही इस वक्त ठीक सामने अंश के कोई और आ चुका था और अब गन का पॉइंट विरांशु के नहीं बल्कि समारा के दिल के पास जाकर के टिक गया था। और वहीं समारा जो कि अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहती है, मारना है तो पहले मुझे मारिए मिस्टर अंश मल्होत्रा। अंश ने जैसे ही समारा को यहाँ पर देखा था वो झट से अपने गन को नीचे कर दिए थे और अभी वह समारा को गले लगा पाते उससे पहले ही समारा जो कि पीछे होते हुए कहती है, हाथ मत लगाइएगा मुझे। उसकी आवाज़ में जो रुआसापन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अंश समारा के इस एक्सप्रेशन को देख कर कहते हैं, नो नहीं, ये जो भी तुम्हें कुछ कहा है वो सच नहीं है समारा। समारा जो रोते हुए कहती है, इतना बड़ा धोखा, मैं ही भूल गई थी शायद कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ तो मेरी किस्मत को मंजूर ही नहीं है ना।
अंशु बार बार समारा की तरफ आगे बढ़ रहे थे और वहीं समारा पीछे जाते जा रही थी। अंशु उसको समझाते हुए कहते हैं, हाँ बच्चा, तुम समझ नहीं रही हो, ये आदमी तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है, दैट्स ऑल। तभी समारा जो कहती है, आपको पता भी है ये आदमी कौन है? अभी अभी आपको देखा है मैंने। आप मेरे भाई को मारना चाहते थे ना, और आप मेरे पूरे खानदान को ख़त्म करना चाहते थे, तो फिर मुझे मारिए ना, शुरुआत मुझसे क्यों नहीं की? आपको पता है मेरे माँ पापा के मरने के बाद मेरी क्या हालत हुई? आपको ज़रा भी अंदाज़ा है मिस्टर मल्होत्रा? तभी अंशु समारा से कहते हैं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे हस्बैंड जी बोलो, ये मिस्टर मल्होत्रा क्या होता है? समारा जो अपने चेहरे पर तीखी स्माइल लाते हुए कहती है, मैं आइंदा से कभी भी आपको अपना हस्बैंड नहीं बुला पाऊंगी। समारा का इतना बोलना हुआ था और अंश का दिल जो के टुकड़ों में बिखर चुका था। वो एकदम से समारा को समझाते हुए कहते हैं, मेरी बात सुनो, बस एक बार मेरी बात सुनो, तुम क्यों नहीं विश्वास करी हो मुझ पर? ये सुनते ही समारा जो और पीछे जाते हुए कहती है, विश्वास करूं आप पर? क्यों और कैसे करूं? अभी देखा है मैंने, आपने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है। आप एक काम करिए, आप हम सबको ख़त्म कर दीजिए, इसी में आपकी खुशी है ना? आज जो समारा से कहते हैं, वेट, वहीं पर रुक जाओ, एक कदम पीछे नहीं बढ़ाओगी तुम। समारा जो अंश के अब किसी भी वार्निंग को मानने नहीं वाली थी और वह उनसे कहती है, अगर आप आगे आएंगे तो मैं चली जाऊंगी पीछे, और मैं क्या करूं? तभी अंश कहते हैं, समारा तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ जा रही हो? समारा इस वक्त कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर थी और नीचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा नुकीली थी और वो गिर सकती थी क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आ चुकी थी। समारा जो अंश के बिना किसी बातों को सुनते हुए बस पीछे की तरफ जाए ही जा रही थी और उसका एक कदम और पीछे अगर रखा था तो बस समारा नीचे गिर जाती, जिससे अंश तुरंत ही अपनी जगह पर रुकते हुए कहते हैं, मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी तरफ आगे भी नहीं बढ़ा, देखो मैं यहीं पर रुका हूँ, प्लीज़ रुक जाओ। समारा जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, अगर आपने कदम बढ़ाया तो मैं भी पीछे चली जाऊंगी। जैसे ही विरांशु ने समारा को इतने किनारे पर देखा था वो उसकी तरफ दौड़ कर आता है और समारा को भी ठीक तरीके से कर पाता, लेकिन तभी समारा जो विरांशु को भी अपनी जगह पर रोकते हुए कहती है, नहीं, मेरी तरफ कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, चाहिए आप लोग यहाँ से। और समारा जो कि अपने बैलेंस को संभाल नहीं पाती है क्योंकि उसका पैर जो कि गलती से ही डिसबैलेंस हो गया था, उसने इस वक्त हील्स पहन रखी थी और उसका पैर जो कि पीछे किसी चीज़ से टकराता है और समारा एकदम से पीछे की तरफ पलटने वाली होती है, लेकिन तभी अंशु आकर के उसकी कलाई को ज़ोर से थामे थे और वहीं दूसरा हाथ जो कि विरांशु ने आकर के पकड़ लिया था। विरांशु के हाथ से तो समारा का हाथ छूट गया था लेकिन अंश का नहीं। अंश खुद भी ऑलमोस्ट नीचे गिरने ही वाले थे, लेकिन फिर वो खुद को जैसे तैसे करके बैलेंस कर लेते और समारा को झटके से अपने करीब खींचते हुए जोर से उसे अपने सीने से लगा करके इतनी तेज तेज सांसें ले रहे थे जैसे कि उनकी सांसें अभी रुकने वाली थी। और वो उसी हालत में समारा को अपने बाहों में जोर से चिपकाए हुए डांटते हुए कहते हैं, पागल हो क्या तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या करने जा रही थी? समारा जो एकदम से डरते हुए कहती है, मुझे पता नहीं चला मैं। लेकिन जैसे ही उसने नोटिस किया था कि अंश उसे इतने करीब अपने रखे हुए हैं और साथ ही जिस तरह से अपने शरीर पर वो अंश का हाथ महसूस करती है, वो झटके से अंश को अपने आप से दूर करते हुए कहती है, दूर रहिए मुझसे, हाथ कैसे लगा है मुझे? अंशु अभी जैसे आगे बढ़ पाते तभी विरांशु समारा को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, नहीं, अब और नहीं, वो अकेली नहीं है और उसे लाचार समझने की गलती मत करना अंश मल्होत्रा, अब उसका भाई उसके साथ है, चलो समारा। समारा जो अंश के हाथों में जैसे अभी अपने मंगलसूत्र निकाल कर देने वाली होती है और ये बोलकर कि मैं आज के बाद आपसे कभी नहीं मिलूंगी, सब कुछ खत्म। तभी अंशु अपने हाथ में लिए उस बंदूक को विरांशु की तरफ पॉइंट करते हुए पीछे से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से अंश मल्होत्रा हार मान जाएगा? सोचा भी कैसे मेरी प्यारी बीवी जी। जैसे ही विरांशु को अपने ठीक पीछे अंश की आवाज़ महसूस हुई थी, वो भी गन के लोड होने के साथ वो झटके से पीछे की तरफ डर के मुड़ता है और साथ ही समारा को अपने पीछे रखते हुए कहता है, मैं अपनी बहन को किसी भी हालत में तुम्हें नहीं दूंगा, तुम एक नंबर के पागल साइको इंसान हो और तुम मेरी बहन के साथ क्या करोगे मुझे नहीं पता,
मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। यह सुनते ही अंशु हंसते हुए कहते हैं, तू बचेगा तब ना, अपनी बहन को बचाएगा। क्या लगता है मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उससे शादी किया हूँ? अगर लगता है तो लगने दे। और ये बोल करके वो वीरांशु के कॉलर को ज़ोर से पकड़ते हुए उसके सर पर गन पॉइंट करते हुए समारा की तरफ देखकर कहते हैं, जान, मैं ये करना नहीं चाहता था, पर तुम मुझे फोर्स कर रही हो, मैं क्या करूं? अब तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं सकता। तो फिर ठीक है, अपने भाई के पीछे छुपने की बहुत चाहत है तुम्हें, और अगर यही मर गया तो बुरा होना मैं, तो अब देखो कि मैं और कितना बुरा बन सकता हूँ। तुम्हें अपने करीब रखने के लिए अगर 2-3 जान और लेनी पड़े तो आई डोंट केयर, और उसमें अगर एक तुम्हारा भाई भी शामिल है तब भी आई डोंट केयर। अंशु हल्का सा समारा की तरफ अपनी गर्दन को टल्ट करते हुए कहते हैं, अब तक मेरा सॉफ्ट लहजा देखा है तो थोड़ा पॉजिटिव साइड भी देख ही लो जान, और देखो कि मैं तुम्हारे लिए किस हद तक साइको हूँ। और ये बोलकर वो हंसते हुए वीरांशु को धक्का देकर साइड में करते हैं और समारा के बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ये जो हमारे बीच की डोर है, ये प्यार का डोर, जो जब तक तुम करीब रहोगे तुम्हें प्यार से रखेगा, लेकिन जिस दिन तुमने मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी, गले का फंदा बन जाएगा। और फिर वो समारा की कलाई को पकड़ते हुए कहते हैं, प्यार से मेरे साथ चलने को रेडी हो? और वीरांशु की तरफ उसे दिखाते हुए कहते हैं, या फिर अपने भाई की लाश देखने के बाद ही मानोगी? समारा ये देख कर के डरते हुए अंश से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये आप ठीक नहीं कर रहे, आप बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अंश हंसते हुए कहते हैं, अभी तुम्हें पता ही कहाँ है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और बात जब तुम्हारी आए तो फिर मेरे लिए कोई हद नहीं है। थोड़ी लिमिटलेस बनते हुए तुम भी मुझे देख ही लो और जान लो कि अंश मल्होत्रा से लोग इतना डरते क्यों हैं। वीरांशु जो आगे बढ़ करके पूरे चौड़ में आते हुए अभी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी उसके ठीक पैरों के पास अंश की 2 गोली जाकर के लग गई थी। पैर पर तो नहीं बल्कि उन्होंने जानबूझकर के ज़मीन पर ही गोली मारी थी। जिससे वीरांशु एकदम से खौफ में आकर के पीछे होते हुए कहता है, नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तभी अंशु समारा की तरफ देखकर कहते हैं, मेरी जान को मुझसे दूर करे और पूछ रहे हो कि क्या बिगाड़ा है मेरा? और फिर वो समारा की तरफ देखकर एक साइको भरी स्माइल पास करते हुए कहते हैं, बताओ, मार दो? एक हाथ में समारा की कलाई और दूसरे हाथ में इस वक्त अंश का गन था, जो कि इस वक्त वीरांशु के ही सर के पास पॉइंट था। और समारा जो कि समझ नहीं पाती कि अब वो क्या फैसला ले। और समारा जब अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आंसू को गालों पर महसूस करते हुए धीरे से कहती है, मेरी जिंदगी अब तक मेरी कहाँ थी जो अब रहेगी, जैसी आपकी मर्जी, बस मेरे भाई को मत मारिएगा। मेरी जिंदगी में एक आखिरी शख्स है जो कि मेरा ये कहने के लायक हो मैं कि कम से कम मेरा भाई जिंदा है। अगर ये भी चला गया तो फिर मेरे पास तो मेरा कोई नहीं बचेगा ना। ये सुनकर के अंशु अंदर तक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में तो थे, लेकिन अपने चेहरे पर वो उस तकलीफ को जाहिर नहीं कर पा रहे थे। और वो समारा की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में समारा? समारा ने भी अंदर से सारे गुस्से को बाहर निकालते हुए काफ़ी गुस्से में कहा, नहीं, मेरा कोई नहीं है मेरे भाई के अलावा जिसे मैं अपना कह सकूं। इस बड़ी सी दुनिया में अकेली पड़ चुकी हूँ मैं, और इतने सालों बाद मेरा भाई मुझे मिला है और आप उससे मुझे दूर कर रहे हैं। वाकई आप वाकई साइको है। ये सुनते ही अंश उसकी गालों को जोर से दबाते हुए कहते हैं, हूँ मैं साइको, लेकिन जो भी हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें खुश और कोई नहीं रख सकता, और इसलिए तुम्हारा मेरे साथ रहना ज़रूरी है। और फिर वो वीरांशु से कहते हैं, यहीं पर रहना, कोई होशियारी की तो जान के लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ी देर में समारा, जो कि फाइनली अब अंश की गाड़ी से पुणे मेंशन में पहुंच चुकी थी, और जैसे ही समारा अंश के साथ अंदर की तरफ आई थी, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे। अर्जुन, जो कि अंश के पास आते हुए पूछते हैं, कहाँ थी है? और सब ठीक था ना? गई कहाँ थी? कौन लेकर गया था इसे? देते हुए अंश अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, बस करो, मेरी जान थक गई है, उन्हें रेस्ट करने दो। यह सुनते ही मानव जो कहता है, हाँ, अभी इंस्पेक्शन वाले भी तो आ जाएंगे,
वो अपनी दामिनी और वो क्या नाम था उसका, अरे वही लंबू चंबू मोटा सा विवेक मेहरा, हाँ वो आ रहे हैं और पूछताछ करने के लिए। समारा से पूछना भी तो है कि वो अंश के साथ रहना चाहती है या नहीं। तभी अंश को याद आया था कि समारा के पास अभी भी तो ऑप्शन है। अगर उसने गलती से भी ये बोल दिया कि वो अंश के साथ नहीं रहना चाहती है तो अंश को वाकई बहुत ज़्यादा खूंखार बनना पड़ेगा, जो कि वो नहीं बनना चाह रहे थे। और वहीं समारा का हाथ ज़ोर से पकड़ते हुए उसे लिफ्ट के अंदर ले आते हैं और रूम के अंदर ले आते हुए उसे पूरी तरह से हर एक बात को समझाना शुरू कर दिए थे। अंश तो वहाँ से आ गए थे, लेकिन वीरांशु जो कि अभी भी अंश के आदमियों से घिर चुका था, और तुषार जो कि वीरांशु के सर पर अपना गन पॉइंट करते हुए कहता है, चलिए आइए आपकी खातिरदारी करते हैं साले साहब। इन सारे हो रहे कांड को इस वक्त दूर से जयचंद्र भी देख रहे थे, और इस तरह वीरांशु को पकड़े जाने पर जयचंद्र अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, किसी काम लायक नहीं है ये लोग। हमें तो लगा था कि कम से कम इसी बहाने समारा अंश से दूर हो जाएगी, अब क्या करेंगे। दूसरी तरफ अंश रुके समारा को प्यार से बैठा करके एक एक चीजें समझा रहे थे। वो लोग तुमसे सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रहता हूँ, और हाँ, वो जितने भी सवाल करें जवाब तुम्हारा हमेशा मेरे हक में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। समारा जो लगातार रोए जा रही थी, अंश उसके आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, आई डोंट वांट टू मेक यू क्राई। मैं तो चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ जान, अब बस तुम प्यार से समझ जाओ तो अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बचे कुचे उस परिवार के लिए भी। समारा जो अंश की तरफ अपनी नज़रों को उठाकर जैसे ही देखी थी, अंश अपने दिल पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, उफ, अगर तुम मुझसे दूर हो जाती तो क्या होता मेरा। ये आंखों में गुस्सा, ये जुबान पे मेरे लिए नफरत। समारा जो खड़े होते हुए कहती है, वाकई बहुत नफरत कर रही हूँ मैं आपसे इस वक्त, और अब मैं कभी आपसे मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी। अंश खड़े होकर के कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ ना प्यार, तुम अपनी नफरत के साथ जियो, मैं अपने प्यार के साथ तुम्हें रखूंगा। समारा जो नफरत भरे लहजे में अंश से पूछती है, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। ये सुनते ही अंश आकर के आराम से अपने काउच पर अपना हाथ फैलाकर बैठते हुए कहते हैं, मेरी तरह कोई नहीं हो सकता जान, कोई कितनी भी कोशिश कर ले नहीं बन सकता कोई अंश मल्होत्रा जैसे। अब जयचंद्र जो कि वीरांशु के गाड़ी के पीछे आकर के खड़े थे और वहीं उनके डिक्की को खोल चुके थे। जैसे ही डिक्की खुली थी, एक शख्स जो कि आकर के जोर से जयचंद्र के सीने पर अपने पैरों को दे मारा था और बाहर निकलते हुए जोर जोर से सांसें भरते हुए कहता है, साला कौन है बे। जैसे ही अविरल ने ये बोला था और उसकी नज़र पड़ती है नीचे की तरफ जहाँ जयचंद्र धड़ाम से गिरे पड़े थे। जयचंद्र को देख करके वो जोर से अपने हाथ को ले जाकर उनके कॉलर पर रखते हुए कहता है, बुड्ढे तेरे तो मैं बचे कुछ दांत भी निकाल के फेंक दूंगा, तूने मेरे को डिक्की में क्यों बंद किया। जयचंद्र जो कि अब तो इस अविरल का क्या ही कर सकते थे, पहले तो उनका कुछ और ही आइडिया था और वो सारे प्लानिंग को अविरल के सामने रखते हुए कहते हैं, मारना चाहता था तुम्हें, और ये ब्लेम मैं अविरल और ये ब्लेम वीरांशु के सर पर, और ये गुनाह मैं वीरांशु के मत्थे टिकाना चाहता था ताकि अंश अपना बदला लेने के लिए वीरांशु को मारे और समायरा भी उससे दूर हो जाए और अंश पूरी तरह तबाह हो जाए। यह सुनकर के अविरल हंसते हुए कहता है, मतलब उम्र चली गई लेकिन दिमाग की खुरापाती अभी तक नहीं गई। हाँ, और वो घसीटते हुए जयचंद्र को ले आकर के गाड़ी के अंदर बैठाते हुए कहता है, चलो अब मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें असली जगह पर जहाँ आप एक्चुअली होने चाहिए। अभी तक पता नहीं कैसे आपको खुले सांड की तरह छोड़ रखा है सबने, आपको तो कैद करके रखना चाहिए। बुड्ढे दादाजी,